नमस्कार साथियों। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं अपनी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आप लोगों को पूछ किया जाता है। तो अपन जो महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका उसी के अकॉर्डिंग उसी पर हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हम मैटर पढ़ सके और एग्जाम में अपने क्वेश्चन सही हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये अपनी यूनिट है। तो नाम लगा लीजिए पहले हेडिंग के रूप में। यूनिट का नाम है अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा कर रहे हैं कहाँ से? कृत्रिम उप आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह की हम बात करते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मोटो है इसका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, वो है तो मानव जाति, इस मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका मोटो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका मोटो है। और जब कृत्रिम उपग्रहों की हम बात करते हैं तो उपग्रह छोड़े जाते हैं कक्षा में, इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कक्षाएं क्या होती हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए साथियों, कक्षा, ऑर्बिट। कक्षा की बात करते हैं, ऑर्बिट की चर्चा करते हैं। ऑर्बिट क्या है, कक्षा क्या है? पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर वह निर्धारित एक पथ है जिस पर कोई उपग्रह परिक्रमा करता है, कोई उपग्रह जिस पर चलता है। एक तरह से बात ध्यान रखें, उसे ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, जैसे कुछ ऊंचाई अपन ले लें ये वाली, ये पृथ्वी से कुछ ऊंचाई हो गई। इस ऊंचाई पर वह स्थान जिसमें कोई उपग्रह क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो यह जो परिक्रमा पथ हो गया, यह परिक्रमा पथ ही क्या है साथियों? यही उपग्रह कहलाता है। सॉरी, यही क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। तो ये तो हो गया कक्षा, ऑर्बिट। और यहां पर कौन होगा? ये होगा उपग्रह। और ये क्या करेगा? परिक्रमा किसकी? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है। तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई की जगह अपन बोले कि पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर वह निर्धारित पथ जिस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है, क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाती है, कक्षा कहलाती है। आप चाहें तो इस भाषा को लिख सकते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर, पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर वह पथ, पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर वह पथ इस पर, इस पर कोई उपग्रह, इस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है, कक्षा कहलाती है, कक्षा कहलाती है, ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है। तो पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर वह पथ जिस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। ध्यान रहे, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है 365 दिन में। ठीक है। क्या कहा मैंने? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन में। ठीक है। यानी एक साल में एक चक्कर पूरा होता है। ग्रहों की गति, ये जो गति हो रही है, उपग्रह ग्रह जो गति कर रहे हैं, इसकी गति का जो नियम
वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था केपलर। ये नाम भी ध्यान रखना। यहाँ पे लिखो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में, 365 दिन में पूरा करती है। एक बात और ध्यान रखना, ग्रहों की गति के नियम दिए केपलर ने, ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम दिए केपलर नामक वैज्ञानिक ने। केपलर, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर के द्वारा दिए गए। ये बात आप नोट कर ले। कक्षा क्या हो गई? पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर वह पथ जिस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है वो क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है, ऑर्बिट कहलाती है। अब कौन कौन सी कक्षाएं उनकी यहाँ पर बात करेंगे। ऊंचाई के आधार पर ये जो कक्षाएं होती हैं ये कितने प्रकार की हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तब हेडिंग लगाएंगे कि ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं 4 प्रकार की होती। इससे ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर, से ऊंचाई के, पृथ्वी ऊंचाई के आधार पर ये कक्षाएं, पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर ये कक्षाएं 4 प्रकार की, 4 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर ये कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं साथियों। कौन कौन सी होती हैं? तो एक का नाम है नियो, एक का नाम क्या है? नियो। दूसरी जो कक्षा है उसका नाम है साथियों लियो, एक का नाम है मियो, एक का नाम है एनियो, एनई। ये 4 कक्षाएं हैं। कौन कौन सी? नियो, लियो, मियो, नियो। ठीक है, लियो, नियो, लियो, मियो और नियो, ये 4 कक्षाएं हैं। और इन 4 कक्षाओं की अभी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले तरह से कौन कौन सी कक्षा में क्या क्या उपयोग है, क्या नहीं है, उसकी हम बात करने वाले। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो हो गई हमारी पृथ्वी। कौन हो गई? पृथ्वी हो। ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम बात करें कि इससे कितनी कितनी ऊंचाई पर कौन कौन सी कक्षा होंगी। ठीक है, तो एक कक्षा तो ये हो जाएगी अपनी ये वाली, एक कक्षा हो जाएगी अपनी ये वाली, एक हो जाएगी, और एक कक्षा हो जाएगी अपनी। इस तरह से ये हो गई अपनी कक्षाएं। ठीक है, ये क्या हो गई साथियों? अपनी अपनी कक्षाएं हो गई। ठीक है, ये कक्षाएं हो गई। अब इन कक्षाओं में देखिए, सबसे पहले पृथ्वी से ऊंचाई पर हम बात करें तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहां पर पृथ्वी से ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई हो गई, 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है इसका नाम हमने दिया नी, क्या दिया? एनियो, नियो दिया। क्या नाम दिया? नियो। नियर अर्थ ऑर्बिट, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि भू समीप कक्षा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? तो कहेंगे भू समीप कक्षा, हिंदी में कहेंगे इसको भू समीप कक्षा कहेंगे। ठीक है, ये एनियो हो गई। तो एनियो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और इसका उपयोग जो है वो प्रायोगिक उपग्रह छोड़ने के लिए किया जाता है। जो साउंडिंग रॉकेट वगैरह है वो इसी में छोड़े जाते हैं। तो यहां पर आप लिख लो प्रायोगिक उपग्रह। प्रयोग के लिए जो उपग्रह छोड़ते हैं वो प्रायोगिक उपग्रह छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग जो रॉकेट है वो इसी कक्षा में छोड़े जाते हैं 400 किलोमीटर के अंदर अंदर। ठीक है, बात क्लियर? ओके, अब देखिए पृथ्वी से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगली जो कक्षा है वो है एनियो। ये पृथ्वी से कितनी किलोमीटर? ये पृथ्वी से 1200 किलोमीटर। और 1200 किलोमीटर पर
जो कक्षा है वो है LEO। LEO को हम कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कहेंगे साथियों? लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कहेंगे इसको? इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहेंगे, यानी निम्न भूकक्षा इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न भूकक्षा। निम्न कक्षा क्या कहा जाएगा इसको? निम्न भूकक्षा कहा जाएगा। तो एलियो जो है ये 1200 किलोमीटर तक है। और यहां पर एक खास बात यह है कि देखा जाए यहां पर तो 700 किलोमीटर तक इसके अंदर जो है वो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। कितने किलोमीटर तक? 700। पृथ्वी से 700 किलोमीटर तक, यहां लिख दो 700 किलोमीटर तक सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट छोड़े जाते हैं 700 किलोमीटर तक। इस एलियो में 700 किलोमीटर हाइट तक जो है वो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ये बात आपको ध्यान दे। और इसके उपग्रह जो हैं वो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। कौन से होते हैं? ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। पोलर सैटेलाइट इसके अंदर छोड़े जाते हैं। तो कौन से उपग्रह? ध्रुवों पर जो उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह है। ध्रुवीय उपग्रह छोड़ते हैं इसमें, ठीक है। एलईओ के अंदर क्या किया जाता है? ध्रुवीय उपग्रह छोड़े जाते हैं। साथियों 20,000 किलोमीटर तक अगली जो कक्षा है वो आती है आपकी MEO। यहां से पृथ्वी सतह से 20,000 किलोमीटर तक की जो कक्षा है वो आती है आपकी MEO। और MEO का नाम हो जाएगा आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये क्या हो जाएगी? मध्य भूकक्षा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मध्य भूकक्षा कहेंगे। और इसके बाद जो है 36,000 किलोमीटर तक, एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 35,786 किलोमीटर है, लेकिन हम इसको अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर लिख देते हैं। कितने किलोमीटर तक? 36,000 किलोमीटर तक जो ऊंचाई पर कक्षा है वो है NEO। और इसका एग्जैक्टली मान होता है 35,000। कितना आता है कि 35,700 और कितना है 86, 35,786 किलोमीटर। लेकिन हम इसको अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर इसको लिख देते हैं। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो ऑर्बिट है साथियों वो HEO है। कौन सी है? HEO है, ठीक है। अच्छा मैंने सॉरी माफी चाहूंगा, इसको N लिख दिया, ये H है। HEO है, हाई अर्थ ऑर्बिट है। क्या है ये हो गई हाई अर्थ ऑर्बिट। तो HEO हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या हो गई? हाई अर्थ ऑर्बिट हो गई, ठीक है। बात क्लियर? ओके। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो उपग्रह HEO में है उसका आवर्तकाल यानी टी कितना होगा? 24 घंटे में। वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाएगा। कोई उपग्रह HEO के अंदर है तो HEO के अंदर से वो जब पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करेगा तो 24 घंटे लगाएगा। जबकि MEO में है तो उसका टी यानी आवर्तकाल होगा 12 घंटे। MEO के अंदर कोई उपग्रह है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कोई उपग्रह है, तो वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करेगा 12 घंटे में। कितने में? 12 घंटे में पूरा करेगा। और LEO के अंदर है तो वो 1.5 घंटे के अंदर ही पूरा कर लेगा। कितने में कर लेगा? 1.5 घंटे में पूरा करेगा। तो LEO का जो आवर्तकाल है वो 1/1/2 हावर है, 1.5 घंटा है। 1/1/2 हावर है, 1.5 घंटा है। आपको याद रखना है प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं तो NEO में, आपसे पूछे ध्रुवीय उपग्रह छोड़े जाते हैं तो LEO में, और MEO और HEO जो है वो सबसे ऊपर वाली जो है वो ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं। साथियों यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आवर्तकाल बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा ही भाई, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से आप यहाँ हो तो यहां से यहाँ चक्कर लगाने में, फिर ये देखो ये इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं, ऊपर वाली कक्षाओं में जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है? आवर्तकाल बढ़ता जा रहा है। तो प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ता है? तो पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के साथ 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 उपग्रह के आवर्तकाल जो है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। आवर्तकाल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई, तो आगे हम बात करते हैं प्रक्षेपण यान। अब देखिए जो उपग्रह है, इस उपग्रह को कक्षा में भेजने के लिए, ऑर्बिट में भेजने के लिए हमें यान चाहिए और उसे हम कहेंगे प्रक्षेपण यान। क्या कहेंगे? लॉन्चिंग व्हीकल उसको हम कहेंगे। तो प्रक्षेपण यान के बारे में जानते हैं क्या है। हेडिंग लगाएं, प्रक्षेपण
प्रक्षेपण यान। लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, किसकी बात करेंगे? लॉन्चिंग व्हीकल या लॉन्च व्हीकल भी कह सकते हो आप इसको, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान। देखिए साथियों, प्रक्षेपण यान की हम बात करें, प्रक्षेपण यान की हम क्या करें, बात करें यहां पर, तो प्रक्षेपण यान जो है वो क्या है क्या नहीं है के बारे में जानने उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो स्पेस प्रोग्राम है ये कैसे डेवलप होता है। तो यहां देखिए साथियों, स्पेस प्रोग्राम जो है, ये स्पेस प्रोग्राम डेवलप होता है इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, स्पेस प्रोग्राम के बारे में नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज आपको है तो उसके बाद आपको चाहिए क्या, मनी, क्या चाहिए, मनी चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के बाद में आपको चाहिए लॉन्च व्हीकल, क्या चाहिए, लॉन्च व्हीकल। और लॉन्च व्हीकल के बाद में हमें क्या चाहिए, प्रक्षेपण स्थल, जहां से हम इनको लॉन्च करेंगे वो लॉन्चिंग साइट चाहिए, प्रक्षेपण स्थल। ये सारी चीज जब अपने पास होंगी तो ही अपना स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा। यानी है कि स्पेस प्रोग्राम के लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है, हमें मनी की आवश्यकता होती है, साथियों हमें आवश्यकता होती है किसकी, सैटेलाइट की, लॉन्च व्हीकल की और प्रक्षेपण स्थल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे वाहन जो किसी उपग्रह को अपने निर्धारित कक्षा में स्थापित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण यान कहते हैं। और इन प्रक्षेपण यानों को हम रॉकेट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रॉकेट के नाम से जानते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि यान ऐसे यान जो किसी उपग्रह को, किसी उपग्रह को, ऐसे यान जो किसी उपग्रह को की निश्चित कक्षा में, कि निश्चित कक्षा में स्थापित करते हैं, निश्चित कक्षा में स्थापित करते हैं, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण यान, क्या तो हम कहते हैं रॉकेट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रॉकेट कहलाते हैं। ठीक है, सभी रॉकेट जो है, सभी प्रक्षेपण यान जो है साथियों, ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखो सभी रॉकेट, सभी प्रक्षेपण यान, सभी प्रक्षेपण यान पब्लिक रॉकेट न्यूटन की, न्यूटन की, न्यूटन की गति के, गति के तीसरे नियम पर आधारित, तीसरे नियम पर आधारित, कह दो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार कार्य करते हैं, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का, अगला, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या, प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से गोली छोड़ी, गोली आगे निकली, धक्का पीछे लगा ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रक्षेपण यान रॉकेट होते हैं। अब रॉकेट जो होते हैं इनकी संरचना और कार्य प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। पहले को नोट कर लीजिए, फिर हम रॉकेट की संरचना एवं कार्य प्रणाली जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। चलें, चलिए हेडिंग लगाइए। रॉकेट की संरचना एवं कार्य प्रणाली।
रॉकेट की संरचना एवं कार्य प्रणाली। रॉकेट की संरचना एवं कार्य प्रणाली। देखिए, सबसे पहले रॉकेट देखते हैं अपन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चैम्बर, और ये जो है आपका सैटेलाइट कैप जिसको कहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग ये तो है कैप रॉकेट में। ये जो अंदर रखा है ये है सैटेलाइट। ये क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 चैम्बर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनके अंदर भरा होता है फ्यूल। क्या भरा होता है? फ्यूल इनके अंदर भरा हुआ होता है। और यहाँ से एक मार्ग होता है, से गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो कक्षक हैं इनमें भरा होता है एफ यानी फ्यूल, और साथ में ओ एक्स वाई यानी ऑक्सीडाइजर। ठीक है, यानी यहाँ पर ध्यान रखना, एफ का मतलब फ्यूल है और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडाइजर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस चैम्बर में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये जो चैम्बर है इसको हम कहते हैं दहन कक्ष। क्या कहते हैं? दहन कक्ष कहते हैं। दहन कक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्यूल जो होता है, ईंधन जो होता है, उसका ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में या ऑक्सीडेशन होता है, वो जलता है। ठीक है, इस दहन कक्ष में लगी हुई होती है साथियों एक मोटर। क्या लगी होती है? एक मोटर लगी होती है। ये मोटर क्या करती है? ये मोटर रोटरी पंप जो है उस सिद्धांत पर कार्य करती है। मोटर में एक रोटरी पंप लगा होता है, घूर्णन पंप लगा होता है। क्या लगा होता है? घूर्णन पंप जो है वो इसमें लगा होता है। तो ये क्या करती है, दहन चैम्बर के अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को फेंकने का काम करती है। जैसे यहाँ ऑक्सीडाइजर फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ तेज गति से निकलती है गैस। कौन निकलती है? गैस जो है वो पीछे की ओर निकलती है। और जब गैस पीछे की ओर निकलती है तो यहां पर क्या होता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स कार्य करता है, प्रणोद बल लगता है। क्या लगता है? प्रणोद बल यहां पर लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स यहां पर लगता है। अपथ्रस्ट फोर्स यहां पर एक क्या करता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है कि जैसे ही ईंधन जलेगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा ईंधन का ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में, और गैस तीव्र गति से पीछे की ओर निकलेगी, तो एक अपथ्रस्ट फोर्स कार्य करेगा। ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या करेगा, इस रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक बल होता है। तो लिखो, यह रॉकेट को यह रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक बल होता है। रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक बल जो होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाता है, प्रणोद बल कहलाता है। और ये बल कहां से प्राप्त हुआ? फ्यूल के जलने से। यानी हम कह सकते हैं कि फ्यूल से जो है ये बल मिलता है हमें। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो प्रणोद बल किससे प्राप्त होता है? तो प्रणोद बल जो है वो फ्यूल से प्राप्त होता है, ईंधन से प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे ही फ्यूल जलता है तो तीव्र गति से वायु गैस गैस जो है वो बाहर निकलती है, और यहाँ क्रिया बल लगता है। गैस के कारण कौन सा बल लगता है? क्रिया बल लगता है। और जैसे ही क्रिया बल लगेगा तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगेगा और रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। रॉकेट क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्रिया बल लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग गया? प्रणोद प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, और प्रतिक्रिया बल का नाम क्या है? फर्स्ट फोर्स है, प्रणोद बल है। क्या है? प्रणोद बल है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रॉकेट की संरचना एवं कार्य प्रणाली। रॉकेट की संरचना क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? तो रॉकेट जो है इसके अंदर क्या होता है, दहन चैम्बर होते हैं, ऊपर ऊपर वाला भाग कैप होता है जिसमें सैटेलाइट रखा होता है। जैसे ही दहन कक्ष जो होते हैं उसमें मोटर लगी होती है, तो ये जो एक है इस पहले चैम्बर का ईंधन आता है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से जो है वो अलग अलग जो ये चैम्बर है इनके
जो दहन कक्ष हैं इनके ईंधन जो है वो काम में आते रहते हैं, और जैसे ही ईंधन का दहन होता है तो गैस निकलती है बाहर, जिससे क्रिया बल लगता है, जिसके फलस्वरूप एक अपथ्रस्ट फोर्स उत्पन्न होता है, प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, जो कि रॉकेट को ऊपर उठाने का क्या करता है साथियों, कार्य करता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखो, भारत में हम सैटेलाइट सीरीज की बात करें, भारत में हम सैटेलाइट सीरीज की बात करें, पहले ये नोट कर लो। तो भारत में सैटेलाइट सीरीज था SLV, SLV। भारत की पहली सैटेलाइट सीरीज रोहिणी थी, ये ध्यान रखना। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आ जाओ अब यहां पर ध्यान दो, ठीक है। यहां हम बात करेंगे SLV-3 की, इसकी बात करेंगे SLV-3 की। SLV का पहले तो पूरा नाम जानो क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड, ठीक है। प्रथम सीरीज कौन थी, तो ध्यान रखना लॉन्च व्हीकल की प्रथम सीरीज थी रोहिणी सीरीज, रोहिणी सीरीज, रोहिणी सीरीज क्या थी, प्रथम सीरीज थी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की, प्रथम रोहिणी सीरीज, प्रथम सीरीज, ठीक है। लॉन्च व्हीकल की पहली सीरीज कौन सी थी भारत में, वो रोहिणी सीरीज। ये SLV-3 जो है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 जो है, इसमें देखिए क्या क्या मामला, इसमें कौन सा रॉकेट उपयोग लिया, ग्रह कौन सा लिया, कब लिया और परिणाम क्या रहे। तो इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हम बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में हम चार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखेंगे, जिसमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3E1, ठीक है, दूसरा था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल E2, और तीसरा था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3D1 और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3D2। ये दो थे, चार थे। कौन कौन से, थोड़ा याद करने की कोशिश करना इनको। देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में एक तो कौन सा था, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3E1 एक्सपेरिमेंट था ये। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3rd एक्सपेरिमेंट 2, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3D1 यानी कि डेवलपमेंट फेज, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3D2 यानी कि डेवलपिंग फेज थी ये, ठीक है। ये चार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो हमने छोड़े हैं, जिनके अंदर हमने क्या क्या किया है, कौन कौन से जो है वो रॉकेट काम मिले। तो ये तो रॉकेट हो गए, ये तो सारे क्या हो गए, ये तो हो गए रॉकेट, ये तो रॉकेट हो गए SLV-3, E1, E2, 1D2। इनमें कौन कौन से उपग्रह छोड़े वो देखो, तो इनके साथ जो उपग्रह भेजे गए वो कौन से थे। देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3rd E1 से जो उपग्रह छोड़ा गया वो RTP छोड़ा गया, रोहिणी टेक्नोलॉजी, जो पेलोड था उसको छोड़ा गया, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड RTP को छोड़ा गया। SLV 3rd E2 से जो रॉकेट जो उपग्रह छोड़ा गया वो रोहिणी सीरीज फर्स्ट था, RS1 था। SLV-3D1 से जो छोड़ा गया वो RSD1 था, रोहिणी सीरीज D1, रोहिणी सीरीज D1। और SLV 3rd D2 से जो उपग्रह छोड़ा गया वो रोहिणी सीरीज D2 था, रोहिणी सीरीज D2। ये लो सिंपल है, ये D2 से D2 हो गया, D1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब कब कब छोड़ा गया, तो देखो, ये जो उपग्रह छोड़ा गया RTP, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, ये छोड़ा गया था 1979 में, 1979 में। RS1 जो है रोहिणी सीरीज 1 जो छोड़ा गया ये 1980 में छोड़ा गया। साथियों, उपग्रह जो RSD1 है ये कब छोड़ा गया था, तो ये 1981 में छोड़ा गया था, 1981 में। और ये छोड़ा गया था 1983 में, 1983 के अंदर ये छोड़ा गया था। परिणाम क्या रहे इनके, तो परिणाम अगर हम इनके देखें तो इनके परिणाम रहे, तो ये तो रहा क्या, असफल। पहला क्या रहा, असफल रहा। दूसरा क्या रहा, ये उपग्रह सफल रहा। तीसरा क्या रहा, ये भी सफल रहा। चौथा क्या रहा, ये भी सफल रहा। तो पहला असफल था, बाकी सारे उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए गए थे। तो ये SLV-3 की जो है वो पूरी गाथा है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखना कि भारत की धरती से
स्वदेशी तकनीक व स्वदेशी प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन था? आरटीपी था, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखवा दूंगा अभी आपको नोट लगा के। और पहला सफल उपग्रह वो RS-1 था। तो पहला ये छोड़ा गया, लेकिन पहला सफल RS-1 था। अंडरस्टूड बात है। तो आप चाहें तो यहां लिख लो, नोट लगा के लिख लो, आरटीपी भारत की धरा से एवं स्वदेशी तकनीक से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। प्रथम उपग्रह था। आपसे कहे कि भारत की धरा से स्वदेशी तकनीक और वह स्वदेशी तकनीक व स्वदेशी स्वदेशी प्रक्षेपण केंद्र, स्वदेशी प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? आरटीपी, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, ठीक है। और दूसरा यहीं पर आपको केवल क्या कहते हैं? प्रथम सफल उपग्रह। यहां एक सफल शब्द और जोड़ दे तो RS-1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रोहिणी सीरीज प्रथम। यह है, बाकी सारी बात वही रहेंगी, लिख दो। यह भारत की धरा से, भारत की धरा से एवं स्वदेशी, भारत की धरती से एवं स्वदेशी तकनीक व स्वदेशी तकनीक व स्वदेशी प्रक्षेपण, स्वदेशी प्रक्षेपण केंद्र से, स्वदेशी प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया प्रथम सफल उपग्रह था। ठीक है, ये दो बातें आप याद रख लेना यहां पर नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम PSLV के संस्करण के बारे में बात करेंगे। PSLV, CAV, SV और XLV क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। क्रायोजेनिक टेक्निक क्या है, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। के बाद हम इसरो के बारे में बात करेंगे। फिर हम दुनिया के प्रमुख जो नौवहन उपग्रह तंत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। GPS वगैरह के बारे में बात करेंगे। भारत के जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान सेकंड के बारे में, चंद्रयान थर्ड के बारे में आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, थर्ड की बात आगे करेंगे, करंट में बात करेंगे उसकी। फिर मंगलयान की बात करेंगे, आदित्य L1 तो उसकी बात करेंगे, लैंग्राज बिंदु की बात करेंगे, इसरो की बात करेंगे, चेयरमैन कौन कौन कब कब रहे हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, इतना पोर्शन अपना होने के बाद ये अपना जो यूनिट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग मान के चलिए 2 क्लास और होंगी, 2 या 3 क्लास, जिसके अंदर अपना ये पूरा होगा। लेकिन मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपके प्री एग्जाम में काम में आने वाली। जितना समय और उतने समय में जो आपको सटीक पढ़ना चाहिए, मैं उन्हीं बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान जो है आकर्षण कर रहा हूं साथियों। कोई भी आपको तरह से मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपके पास समय कम है और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूं। वो मेंस की बात होगी, जब मेंस में लिखने के अकॉर्डिंग तो वहां अपन और अलग तरीके को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अगले सेशन में। धन्यवाद।